अस्सलाम वालेकुम। नजीब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम जी सर। चलें, अच्छी बात है। आप लोगों ने ऐसा करना है कि सब स्टूडेंट्स ने अपना माइक्रोफोन बंद रखना है और सिर्फ नजीब आपने ओपन रखना है। अच्छा नजीब, मुझे ये बताएं, आपको इस वक्त स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है? ये जो एग्जांपल हमने सॉल्व की थी वो वाली एग्जांपल 3.1। आपको बुक खुली हुई नज़र आ रही है? जी सर, विजिबल है। ठीक है, आपको फिगर 330 नज़र आ रहा होगा इस वक्त। नहीं सर, 310 है इधर जो विजिबल है ना अभी। हम्म, ठीक है। अच्छा, अब मामला ये है कि चलें लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब हज़रात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। चलें जी। अच्छा, अब हम लोगों ने पिछली दफ़ा पढ़ लिया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पेज नंबर 110 तक। ठीक है ना जी? आज हम लोगों ने जहाँ से पढ़ना शुरू करना है वो ये टॉपिक है जिसमें है करंट्स कंटेनिंग सर्किट्स कंटेनिंग डिपेंडेंट करंट सोर्सेज। अब इसको आप लोग ज़रा थोड़ा सा याद करें कि डिपेंडेंट करंट सोर्सेज क्या होती हैं। इसको हम लोगों ने स्टडी किया था पिछले चैप्टर्स में कि ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, बीटा आई नॉट, ये होता है डिपेंडेंट करंट सोर्स। और आई नॉट सर्किट में जहाँ कहीं भी है उससे जब आप बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये करंट की मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन इसकी आप देख ही रहे हैं। तो ये हमारे पास एक सर्किट गिवन है और यहाँ से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अच्छा नजीब, बेटे ये बताइए कि ये कितने इस सर्किट को जो आप देख रहे हैं, ये है फिगर 3.8, पेज 111 पे, इसमें कितनी नोड्स हैं? दो नोट्स हैं सर उसमें। इसमें टोटल 3 नोड्स हैं, V1, V2 और एक ये नोड जिसको हमने ग्राउंड कर दिया है। ये जो रेफरेंस नोड है ना, जिसको हमने ग्राउंड कर दिया है, इसको वोल्टेज असाइन कर दिए रहते हैं 0 और सारे वोल्टेजेस इसके रेफरेंस से मैयर होते हैं। तो 3 में से अगर एक रेफरेंस वोल्टेज हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया है या एक नोड वोल्टेज हमें पता है, ये हमने खुद डिफाइन कर दिया, तो बाकी कितने रह गए? 2। तो हमें 2 लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस चाहिए इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए, और वो होंगी इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने इसको किस तरह सॉल्व किया हुआ।
ये देखें, अब ये यहाँ पे लिख रहा है द केसीएल इक्वेशंस फॉर द नॉन रेफरेंस नोड्स आर दिस। आपकी एक नोड जो है उसके ऊपर ये केसीएल लगा रहा है, और ये वो नोड है जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो कि आपकी डिपेंडेंट करंट सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, और इसमें ये अज्यूम कर रहा है कि ये तीन करंट्स हैं जो इस नोड में से निकल रहे हैं, यानी कि बीटा आई नॉट प्लस वी वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस वी वन माइनस वी टू बाई आर टू। अच्छा नजीब, ये वी वन डिवाइडेड बाई आर वन ये कौन सा करंट है? जी सर, जो जो हमारे पास उधर सोर्स से आ रहा होगा वो वाला। अच्छा नहीं, ये जो वी वन डिवाइडेड बाई आर वन ये जो ये करंट है वोल्ट है, इस, ये V1 के क्रॉस है, नोड 1 के क्रॉस जो होगा। हाँ, अब ये जो करंट है वी वन बाई आर वन, इस इक्वेशन में कहीं रेफरेंस वोल्टेज है? जी सर, इसमें जो हम V1 जो हमने लिया, इसमें हम V1 में से जो रेफरेंस वोल्टेज इसको माइनस करेंगे, V1 माइनस जीरो होगा, तो इसलिए इसको V1 ही लिखा हाँ, जाएगा। बस ये V1। आप लोगों ने याद रखना है कि वी वन माइनस ज़ीरो है, और ज़ीरो यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, और वी वन माइनस वी टू डिवाइडेड बाई आर टू का मतलब है कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वी वन से वी टू की डायरेक्शन में। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वी वन इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू आर टू। ठीक है, तो ये केसीएल इक्वेशन ऊपर वाली आ गई नोड वन पे। अब नोड टू पे इक्वेशन देखें, इसमें आई ए जो करंट है वो एंटर हो रहा है। ठीक है, और दो करंट्स निकल रहे हैं, आई नॉट और करंट थ्रू द रजिस्टर आई टू। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आई ए इज इक्वल टू आई नॉट प्लस वी टू माइनस वी वन। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो बेसिकली आई ए इज इक्वल टू आई नॉट प्लस वी टू बाई वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई आर टू। अब जो आई ए है ये एंटरिंग करंट है, आई नॉट और वी टू माइनस वी वन ये जो है ये लीविंग करंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो आई नॉट है दैट इज इक्वल टू वी टू डिवाइड बाई आर थ्री। अब नजीब इसमें रेफरेंस वोल्टेज कहाँ पे है इस इक्वेशन में? सर इसके अंदर जो हम V2 माइनस V1 करेंगे वो वाला ही होगा। हाँ, वी टू माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई आर थ्री। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज ज़ीरो है उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, या उसको यहाँ पे दिखाया नहीं गया। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब यहाँ पे मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ये कैपिटल जी क्या है? जी वन प्लस, इंडक्टेंस है सर। हाँ ये इंडक्टेंस है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई इंडक्टेंस की फॉर्म में। इसको एक दफ़ा फिर देख लें, ऐसे।
ये जो इक्वेशन है बीटा आई नॉट और V1/R1, अब आई नॉट जो है दैट इज़ V2/R3। तो यहाँ पे जब आई नॉट की वैल्यू आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसको सॉल्व करेंगे V1 और V2 के लिए। अब बेसिकली हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2, ठीक है। इन दो इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे इंडक्टेंस की फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे आ जाता है इसको सॉल्व करने के बाद। अब सब लोग ज़रा इसको सॉल्व करें और देखें कि क्या ये इक्वेशन आती है। इसको सॉल्व करने के बाद ये ज़रा एक पेपर और एक पेपर के ऊपर खुद से इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं कि ये जो मैट्रिक्स है GV=I, ये किस फॉर्म में आया है और ये क्या है, ये कौन सा लॉ है, ये वाला। तो जी भी हमने पिछले हफ्ते भी एक लॉ है पढ़ा था, ये उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कौन सा लॉ है? नजीब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। ये जो मैंने हाईलाइट करके लिखी है ये सेट ऑफ इक्वेशंस, ये कौन सा लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है? सर केवीएल को, जिसके अंदर हम वोल्टेज जीरो एक नहीं टोटल नहीं, होता है। ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को। V=IR होता है ना, V=I×R, ठीक है। तो अगर हम R को अपोजिट साइड पे ले जाएंगे तो वो आएगा GV=I। ये देखो यार, ये पीछे पिछले हफ्ते हम लोगों ने पढ़ा इसको। ये देखें, ये आया याद? अजीब कुछ याद आया आपको? जी सर। ठीक है। तो ये GV=I जो है ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये उसने उसको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म दे दी है, ठीक है। अब वो आगे आपकी एग्जांपल देख रहा है, एग्जांपल 3.3, उसमें वो क्या पैरामीटर्स दे रहा है, जो अननोन पैरामीटर्स थे R1, R2, R3, IA और β=2, ठीक है। ये 5 पैरामीटर्स हम लोग इस इक्वेशन में डालते हैं GV=I में, तो आपकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो ये आ जाती है, ठीक है। इसको आप V1 और V2 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका V1=-24/5 और V2=12 वोल्ट्स, 12/5। और अगर आपके पास V1 और V2 आ जाते हैं तो आप I0 भी फाइंड कर सकते हैं, I2 भी, और लाइकवाइज वो सब चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग ये इक्वेशन लिखें और इसको सॉल्व करें और देखें इसका क्या आंसर आता है। क्या ये आंसर यहाँ पे ठीक इसने निकाला हुआ है I0 और I2 का? और फिर आखिर में इसने ये डायग्राम बनाई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है नजीब, मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने सवाल पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद ये चेक करना है कि क्या KCL हर नोड पे सेटिस्फाइड है या नहीं है। इसको सॉल्व करें और देखें कि क्या KCL वाकई सेटिस्फाइड है। मैं ज़रा मोबाइल का चार्जर अपना ये इसका लैपटॉप का चार्जर लगा दूँ इतनी देर।
जी नजीब, सॉल्व किया फिर आपने? सर जी कर रहा हूँ अभी। ठीक है। सर जी अच्छा हो रहा है इसी जगह सर। हो गया। अच्छा इसमें आप ये देखें कि इसने ये इनपुट करंट लिया हुआ है, इसने क्या लिया हुआ है 10/5 एम्पेयर। ये इसने क्यों लिया है इसका? ये तो 2 मिली एम्पेयर था। सर उसको जो है ना बाकी उसमें है ना, तो उसको सॉल्व करना इजी होगा इस वजह से। हाँ ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि ये 10/5 अगर ये है ना, तो ये यहाँ पे जाके इस नोट पे जाके 6/5 इधर डाइवर्ट हो जाता है और 4/5 इधर चला जाता है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, क्योंकि यहाँ पे देखें सॉल्व किया आपने तो 4/5 और 6/5 आया। ठीक है। और यहाँ पे आके ये बीटा आई नॉट है, तो ये 4/5 है, बीटा हमारे पास क्या है 2। ठीक है। तो ये बन जाता है आपका 8/5, जो भी यहाँ पे करंट है उसका डबल 8/5। तो इस नोट पे अगर 6/5 आ रहा है और 8/5 इधर जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो करंट की डायरेक्शन हमने पॉइंट यहाँ पे मेंशन की हुई है या एज्यूम की हुई है, वो है कि करंट फ्लो कर रहा है V1 से रेफरेंस नोड की तरफ, V1 से नीचे इस डायरेक्शन में। लेकिन एक्चुअली करंट क्या है -2/5 मिली एम्पेयर्स। तो -2/5 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो करंट की डायरेक्शन हमने एज्यूम किया ना, करंट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और इस नोड पे अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे तो 2/5 करंट इसके अंदर जा रहा है, 6/5 भी अंदर जा रहा है और बाहर जो है वो निकल रहा है 8/5। ये मतलब है इसका। ये माइनस करंट का मतलब समझ आ गया आपको? जी सर। और ये जो I2 है, इसमें देखें इसे कैलकुलेट किया है V2 माइनस V1, 12/5 -24/5। ये -24/5 इसने क्यों किया है? क्योंकि ये मैट्रिक्स से जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास इसका जो आंसर आया V1 का, वो आया है -24/5। ठीक है। और यहाँ पे आप इसको डालेंगे तो ये ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा 30/5। और सॉरी, ये आ जाएगा आपका 36/5। और 36/5 को आप मज़ीद सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाय 6 से करके, तो 6/5 आ जाएगा। तो ये आप देख लेंगे इस सर्किट में KCL हर नोड पे सेटिस्फाई हो रही है। आपने इसको वेरीफाई किया KCL को जी बेटा, कि सब नोड्स के ऊपर ये वेरीफाई सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? हो रहा है सर। ठीक है, दैट्स गुड। तो बेसिकली इसमें हमने जो सर्किट सॉल्व किया है, इसमें है डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, बीटा आई नॉट टू बिगिन विद। चलो अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे एक और जो है वो सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, लेट अस determine this set of linear independent equations that when solved will yield the node voltages। अच्छा आप देखें कि इस सर्किट में कितने नोड वोल्टेजेस हैं? इसमें नोड्स कितनी हैं नजीब? सर टोटल 4 नोड्स होंगे इसमें। हाँ जी, 4 नोड्स हैं। एक को हमने रेफरेंस नोड को ग्राउंड कर दिया,
V2 और V3। तो हमें बेसिकली तीन लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व करके साइमल्टेनियसली तो सोल्यूशन निकाल सकें। अच्छा, यहाँ पे इसने लिखा है यूजिंग मैटलैब। उसकी वजह पता क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आगे 3x3 मैट्रिक्स आ रहा है और इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है मैनुअली। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोगों ने एफएससी में कैलकुलेटर यूज़ करके तो 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व किया हुआ ना? नजीब, जी जी सर। आप लोगों ने अभी एफएससी में 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व किया है यूजिंग योर कैलकुलेटर, ऐसा ही है? जी सर आता है, लेकिन ऐसा जितना प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, हो जाता है उसके ऊपर सॉल्व। हाँ, हो जाता है प्रैक्टिस। तो खैर खैर हम कर लेंगे, वो तो कोई इशू नहीं। तो ये बेसिकली अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये अप्लाइंग KCL एच एट ईच ऑफ द नॉन रेफरेंस नोड, ये जो तीन इक्वेशंस आई हैं ये हम KCL लगा रहे हैं, पहले V1 पे, फिर V2 पे और फिर V3 पे। तो जब V1 पे हम KCL लगाएंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी G3 V1 प्लस G1 V1 माइनस V2 माइनस IA। या अगर मैं यूं कह दूं कि IA इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय R3 और V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R1। तो ये एक ही इक्वेशन है। करंट IA को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूं तो इस साइड पे 0 आ जाएगा और वहां पे ये माइनस IA हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन देखें, ये दूसरी इक्वेशन है नोड 2 पे, जो ये वाली इक्वेशन है। इसमें क्या है कि आपका IA करंट इसमें से बाहर जा रहा है, V2 माइनस V1 ये करंट भी बाहर जा रहा है, अल्फा VX ये करंट भी यहाँ पे आ रहा है इधर, और V2 माइनस V3 ये भी यहाँ पे जा रहा है। अजीब, इस वक्त ना यहाँ पे एक ज़रूरी काम है मुझे, मैं 10 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ। आप ये तीनों इक्वेशंस सारे ये डिटरमिन करें और इन तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखें और देखें कि क्या इस मैट्रिक्स तक आप पहुँच जाते हैं। ये मैट्रिक्स है, और अगर ये मैट्रिक्स आ जाता है आपका तो ये आपका है GB इज इक्वल टू आई की फॉर्म है। और ये क्या है, ये ओहम्स लॉ है। और यहाँ से V इज इक्वल G इनवर्स आई आप कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने the resulting three linear equations 3.11a, ये अब आगे पता है इसके बाद क्या आपके पास आ रहा है। ये हम लोग सर्किट कर रहे थे ना, द सर्किट्स कंटेनिंग डिपेंडेंट करंट सोर्सेज। ठीक है, एक तो ये आप एग्जाम्पल 3.4 सॉल्व करें और इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है आपकी E3.4, ये सॉल्व करें लर्निंग असेसमेंट्स में। और फिर आप ये देखें कि करंट कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज, ये यहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज है एग्जाम्पल 3.5 में। अब इसमें क्या है कि आपका जो एक रेफरेंस नोड है ना, ये वाला, ये तो हम डिफाइन कर ही देते हैं ना। इसके अलावा जो V1 है ना, V1 नजीब, ये देख रहे हैं V1 V2 और V3, ये तीन नोड्स रह जाएंगे ना हमारे पास जिनका हमने करंट वोल्टेज फाइंड करना है। तो अगर जी ये सर। V1 डायरेक्टली मैंने 12 वोल्ट्स की बैटरी लगाई हुई है तो V1 क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 12 12 वोल्ट्स आ आ जाए। जाएगा। ठीक है, ये देखें, इसमें एक तो 12 वोल्ट्स और V3 इज इक्वल टू -6 वोल्ट्स। दो लीनियर इंडिपेंडेंट टू आपकी तीन में से दो लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस तो यही हैं।
क्योंकि देखें V3 भी हमें पता लग गया -6 है, V1 भी पता लग गया 12 वोल्ट्स है। तो इस सर्किट में फिर हमें सिर्फ एक लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन और चाहिए और वो है ये V2 वाली। ठीक है, फिर समझ लें। देखिए पूरा सर्किट है, इसमें कितनी नोड्स हैं? 4 नोड्स हैं। एक इसमें रेफरेंस ग्राउंड नोड कर दिया, बाकी रह गई 3, V1 V2 और V3। अब हमें V1 V2 और V3 के नोड वोल्टेजेस फाइंड करने के लिए 3 लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस चाहिए। उनमें से 2 ये हैं, V1 इज इक्वल टू 12 और V3 इज इक्वल टू -6। तो इसने इसको सॉल्व किया हुआ है। ये आप सारा एग्जाम्पल 3.5 तक सॉल्व करें पेपर पे और वो लर्निंग असेसमेंट भी करें। कौन सी वाली? ये E3.4, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो मैं 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, मुझे एक ज़रूरी काम करना है, फिर मैं वापस आता हूँ। आपको किसी ने लेक्चर छोड़ के जाना नहीं, आप लोगों ने लेक्चर में ही रहना है और हम आके यहीं से रिज्यूम करते हैं। ठीक है ना जी? ठीक है सर। ये अभी तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फरहान रहमत साहब अभी आ रहे हैं। चलें, बारह जो भी रहता है उससे कहें कि ज्वाइन करें, लेक्चर छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ 10 मिनट तक फिर आपके पास।
जी नजीब, ये फिर आपने सॉल्व किया है? जो एग्जांपल यहाँ पे गिवन है 3.5, 3.4। सर जो उन्होंने लर्निंग असेसमेंट है ये वाली नहीं तो दूसरी वाली हुई है। 3.4 नहीं हुई? नहीं सर अभी नहीं किया ये। उसकी क्या वजह समझ नहीं आ रही है? अभी शुरू नहीं की? सर जब ये वाला नहीं शुरू किया। अच्छा, अभी ये वाला नहीं शुरू किया। चलें, आप इसको करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो आपकी डिपेंडेंट करंट सोर्सेज है ना, वो उस जैसा ही है। ठीक है ना? ओके। जो अच्छा, अब अगर आप ये देखिए ना 3.5 जिसमें आ रहा है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो इसमें अभी आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पे 4 नोड्स हैं, 4। और उस 4 में से बेसिकली एक को तो हमने कर दिया ग्राउंड, तो बाकी रह गई आपकी 3। अब 3 के लिए जब 3 इंडिपेंडेंट लीनियर वोल्टेजेस आपको चाहिए, तो उसमें से ऑथर ये कह रहा है कि जो दो इक्वेशंस हैं, v1 इज इक्वल टू 12 एंड v3 इज इक्वल टू -6, वो ये कह रहा है कि ये 3 में से 2 लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस तो यही हैं। तो ये इस तरह वो क्यों कह रहा है नजीब, क्या ख्याल है? सर एक बार रिपीट कर देंगे। ये जो आपके सामने फिगर 3.11 मैंने खोला हुआ है, इसमें जी आपका ऑथर ये कह रहा है कि यहाँ पे 4 नोड्स हैं, एक रेफरेंस नोड है और इसके अलावा 3 नोड्स हैं 1 2 और 3, उनके और उनके वोल्टेजेस उसने डिफाइन किए हैं v1 v2 और v3। ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि v1 इज इक्वल टू 12 एंड v3 इज इक्वल टू -6 आर 2 ऑफ 3 लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। तो ये इस तरह की बात क्यों कर रहा है, क्या ख्याल है आपका? सर क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 3 अननोन नोड्स हैं तो इसमें से 2 की हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है तो इसलिए हमारी वही इक्वेशंस होंगी। किस तरह इक्वेशन होगी वो? v1 इज इक्वल और टू 12। जी और v3 इज इक्वल टू -6। अब ये v1 इज इक्वल टू 12 जो है ना, ये बुनियादी तौर पे ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ v1 v2 एंड v3। लेकिन इसमें v1 और v3 के जो v2 और v3 के जो कॉफिशिएंट हैं v1 इज इक्वल टू 12 में, वो क्या है? 0। ठीक है? इसी तरह v3 इज इक्वल टू -6 जो है, ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन है, जिस तरह पीछे आप इक्वेशन ही लिखते आए केसीएल की डिफरेंट 3 नोड्स पे। जी सर समझ आ गई सर। ठीक है? ये उस तरह बकायदा आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन है। इनको सिर्फ ये ना समझें कि v1 इज इक्वल टू 12 या v3 इज इक्वल टू -6। ये सिर्फ हम लोग वेरिएबल्स के वोल्टेजेस नहीं असाइन कर रहे, उसने इसको एज अ कंप्लीट इक्वेशन ट्रीट किया। और अगर ये 2 इक्वेशन है तो हमें 3 नोडल वोल्टेजेस को ट्रेस आउट करने के लिए या सॉल्व करने के लिए टोटल 3 इक्वेशंस चाहिए, और तीसरी इक्वेशन जो है वो ये ऊपर फाइंड कर रहे हैं आप। ये देखें, ये जो मैं हाईलाइट करने लगा हूँ यहाँ पे आपके सामने, ये v2 माइनस v1 डिवाइड बाई 12 प्लस v2 माइनस 0 डिवाइड बाई 6 प्लस v2 माइनस v3 डिवाइड बाई 12। ये केसीएल कौन सी नोड पे लगा रहा है? ये v2 पे। इसको ज़रा वेरीफाई करें, ये ठीक लगा हुआ केसीएल? ये वाली इक्वेशन मैंने हाईलाइट की है। क्या ख्याल है नजीब? जी सर देखा हम। हम्म। तो अगर ये इक्वेशन ठीक है तो इसमें हमारे पास v1 v2 और v3 इक्वेशन एक है, लेकिन अननोन वेरिएबल्स हैं 3, v1 v2 और v3। अब क्या करें?
आप क्या करें नजीब साहब? जी सर। अब देखें ये जो इक्वेशन लगाई है इसने नोड 2 पे, इसमें जो नोड वोल्टेजेस के टर्म में इक्वेशन आई है वो आई है V1 V2 और V3, ऐसा ही है। जी जी। और हमारे पास इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, फिर क्या करें? हमारे पास V1 और V3 की जो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है, V1 की जगह 12 पुट कर देंगे और V3 जगह -6। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे मौक़ों पे ना मैं क्लास में कहता होता हूँ लोगों ने धी पुत्र सियाने होंगे ने, तुसी माशाल्लाह आप सियाने हो। ये कहावत मैंने बताई थी आपको एआईसीटी में, जी इसका सर। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है इसका? जी इसका मतलब मतलब आप होता बता है कि रहे थे। माशाल्लाह आप भी ज़हीन लोगों की तरह बहुत ज़हीन है, इसका ये मतलब होता है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो कहने का मकसद ये है कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसमें आप V1 और V3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास V2 की वैल्यू भी ट्रेस आउट हो जाएगी, ठीक है ना? असल मकसद तो ये है कि हम V2 की वैल्यू फाइंड कर सकें, ठीक हो गया? चले, तो बाद में ऐसे भी होता है और हम उसी तरह इक्वेट करके तो तीसरी इक्वेशन में डालते हैं, तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन का जो अननोन वेरिएबल होता है वो भी सामने आ जाता है, ठीक। तो इस तरह की वॉल्व, ठीक है, तो आपके पास सॉल्व करने की सॉल्व करना है। चलो, तो बेसिकली हम इसको अब थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप इसके ये सारे नोडल वोल्टेजेस और सब चीज़ें वगैरह फाइंड कर चुकेंगे, तो ये आपके पास एक रिजल्टेंट एक डायग्राम बनेगी, ठीक है। इसमें ये देखें -6 इधर है, +12 इधर है, 7/8 के इधर है। अब यहाँ पे ना आप बेसिकली अपने वोल्टेजेस फाइंड करेंगे और उसके बाद आपके पास करंट आ जाएंगे, और हर नोड के ऊपर क्या चीज़ सेटिस्फाई होगी? KCL सर। आपकी केसीएल, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे बता रहा है कि furthermore note that the current through the 9 kilo ohm resistor is 12 minus 6 divided by 9k from left to right, ठीक है। ये क्यों लेफ्ट टू राइट? इस वजह से है क्योंकि जो लेफ्ट साइड है ये हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है, 12 वोल्ट जो है, तो करंट हमारा इधर से इधर फ्लो करेगा 2 मिली एम्पेयर। और मेरा ख्याल है हम लोगों ने एज्यूम भी इसी तरह किया है कि ये करंट यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है, और 5/8 आपका यहाँ से आ रहा है, तो 5/8 प्लस 2 मिली एम्पेयर कितना होगा? 5, ये 2 मिली एम्पेयर को मैं लिख सकता हूँ 16/8 मिली एम्पेयर। क्या ख्याल है नजीब? सिक्सटीन बाई जी सर, एट लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो 16/8 प्लस 5/8 इज 21/8, तो ये इसने इस तरह लिखा हुआ। तो इसमें टर्मिनोलॉजी कंसिस्टेंट करने के लिए बाज़ दफ़ा हमें इस तरह लिखना पड़ता है। तो इसके अलावा आप ये देखें कि थ्रू दी 6 किलो एम्पेयर जो है, थ्रू दी 6 किलो ओहम
इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आपकी वो करंट है 1/4 किलो ओम, ठीक है। और 1/4 किलो ओम जो है वो आपकी हम्म, अच्छा नजीब, आपको इस वक्त क्या नज़र आ रहा है? MSN का सर्वर नज़र आ रहा है होम पेज, या अपनी बुक? सर बुक की नज़र आ रही। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो बेसिकली आपके जो अ, ये पूरा का पूरा सर्किट सॉल्व करने के बाद उस पर KCL लगाएं किसी भी नोड पे, तो वो वेरीफाई होगा। ठीक हो गया। अच्छा, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है कि वी विल फाइंड दैट एज अ जनरल रूल व्हेनेवर द वोल्टेज सोर्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन द नोड्स present between the nodes, the node equations that describe the network will become simpler. अब इस केस में आज V3 नोन था, तो एक इक्वेशन सिर्फ आपने और V2 की फॉर्म में निकाली और इसको झटपट सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने के बाद आपने इस चीज़ को बहरहाल वेरीफाई करना है कि आपके पास यहाँ पे नोड करंट्स कितने आते हैं, ठीक है, और वो कैसी KCL वेरीफाई हो भी रहा है या नहीं। अच्छा, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है सुपर नोड का, और ये आपके पास एक सर्किट है फिगर 3.12 ए में और बी में। तो फिगर 3.12 बी में ये क्या कर रहा है कि आपके पास एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है V1 और V2 के दरमियान, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करता है कि हमें प्रॉब्लम ये है कि ये 6 वोल्ट वाली ये ब्रांच है V1 और V2 के दरमियान, यहाँ पे कितना करंट है ये हम इस तरह से फाइंड नहीं कर सकते, ये हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि अगर यहाँ पे रजिस्टर लगा होता तो हम V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय दैट पार्टिकुलर रजिस्टर करके इसका आंसर निकाल लेते। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे 6 वोल्ट्स की बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पे इसको हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से टैकल करना पड़ेगा। डायरेक्टली ओहम्स लॉ को यूज़ करते हुए हम ये करंट जो है ये फाइंड नहीं कर सकते, और यही बात इसने यहाँ पे लिखी हुई है। However, the branch current through the 6 volts source is certainly not known and cannot be directly expressed using Ohm's law. अच्छा, we can of course give this current a name and write the KCL equations at the two reference nodes in terms of this current. वो ये कह रहा है कि हम करंट फाइंड तो नहीं कर सकते, लेकिन इस करंट को कोई भी नाम देके हम KCL इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे इस डायग्राम में नजीब ये टोटल कितनी नोड्स 3 हैं आपके नोट है पास? सर। V1 V2 और एक ये नोड है, और ये वाली नोड जो है ये आपकी रेफरेंस नोड है, सर ये किधर वोल्टेज सोर्स लगा है, किधर करंट सोर्स होता तब भी सेम ही होगा। ठीक है ना। ये देखें, दो नोड्स के दरमियान ये करंट नोड लगी हुई है, और बेसिकली एक एग्जांपल जो हमने पीछे सॉल्व किया है वो भी तकरीबन इस जैसी ही है। एक मिनट है नजर, या आगे जाके आएगी, नहीं बल्कि पीछे मेरा ख्याल है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अभी। एक मिनट है, एक एग्जांपल तो मुझे ये लग रही है कि ये आपकी दो नोड्स के दरमियान करंट सोर्स लगी हुई है, एक नोड आपकी ये है और एक नोड आपकी ये है, ठीक है। और दूसरा जो हम लोगों ने डिपेंडेंट करंट सोर्स का काम किया है वो ये वाली एग्जांपल है। ये देखें, ये करंट सोर्स है ना IA की, अब ये नोड एक है और ये दूसरा नोड है, इन दोनों के दरमियान ये लगी हुई है। और बिलफर्ज नजीब, टेक्निकली अगर आप ये बता रहे हैं या कह रहे हैं कि ये यहाँ पे अ, अगर हम यहाँ पे करंट सोर्स लगा दें वोल्टेज सोर्स के बजाय,
यहाँ पे 6 वोल्ट वाली जगह पे, यही कह रहे हो ना आप? जी सर। तो फिर तो हमारा मसला ही हल हो जाता है, क्योंकि हम V1 से V2 के दरमियान जो करंट है वही तो फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर वो हमें गिवन हो तो फिर हमें ढूंढने की क्या ज़रूरत है? समझ आई? जी सर। ये देखो, ये कह रहा है यहाँ पे कि V, however the branch through the 6 volt current is certainly not known and cannot be directly expressed by Ohm's law। ठीक है, अगर वो करंट सोर्स वहां पे हम अटैच कर देते हैं फिर तो हमारा मसला ही हल हो जाता है। हमें तो ब्रांच करंट फिर गिवन है ना, फिर वो अननोन तो ना रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये V1 V2 में ये 6 वोल्ट्स का फ़र्क है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे एक और लगाएं, एक और चीज़, एक और ऑब्जर्वेशन देखें कि अगर हमें अल्हम्दुलिल्लाह, अब यहाँ पे ये 3 नोड्स हैं, एक रेफरेंस नोड है, तो बाकी अननोन कितनी नोड्स होगी? 2। बाकी अननोन नोड्स जो हैं वो 2 हैं, तो हमें टोटल कितनी इक्वेशन चाहिए इन 2 नोड्स को सॉल्व करने के लिए? 2 लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन भी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम V1 को देखें इन टर्म्स ऑफ V2 और यहाँ पे हम KVL लगाएं इस लूप पे, जिसमें ये 6 और 12 के किलो ओम की ये रेजिस्टर्स दोनों लगी हुई हैं सेंटर वाले लूप पे, तो जी नजीब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी सर। चलें, अच्छी बात है। अच्छा नजीब, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हम KVL लगाएं अक्रॉस दी सेंटर मोस्ट लूप, तो वो आता है हमारा V1 इज इक्वल टू V2 6 प्लस V2 या V2 प्लस 6। तो अगर मैं इसको रीशफल करूं तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को देखें, अगर इसमें हमें एक V1 या V2 पता लग जाए किसी तरीके से, तो हम दूसरे जो वोल्टेज है वो फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ 6 का फ़र्क है इनका। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 6 या V1 इज इक्वल टू V2 प्लस 6। तो हमारे पास एक लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन आ गई और दूसरी एक और अगर हम फाइंड कर लें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सारा जो खेल है ना वो लीनियर 2 लीनियर इंडिपेंडेंट या n-1 लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस फाइंड करने का है। ठीक है, और यहाँ पे आगे अब दूसरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम डिफाइन करते हैं एक सुपर नोड, जो कि हम लोगों ने KCL के लिए भी यूज़ की थी चैप्टर 2 में। ये देखें, लफ्ज़ लिखा हुआ है सुपर नोड। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा सॉरी, एक मिनट है। उसकी वजह यह है कि मैंने प्रेजेंट करना शुरू ही नहीं किया अभी आप, सॉरी। चलिए, अब विजिबल है? जी सर। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ये V1 इज इक्वल टू V2 प्लस 6, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, इसको हमने सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आ गई V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 6।
और ये एक इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर हमें किसी तरीके से V1 या V2 में से एक चीज़ वैल्यू पता लग जाए तो दूसरी ऑटोमेटिकली हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब दूसरा जो है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है नोड का। जिसका कॉन्सेप्ट आ जाता है सुपर नोड का। तो ये अगर हम यहाँ पे ये ज्यूम करें, ये फिगर 3.12 बी में कि ये जो डॉटेड ओवल बना हुआ है ये आपकी सुपर नोड है, तो हम यहाँ पे केसीएल लगा लेते हैं। आपको याद है चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा था कि एक सुपर नोड भी होती है, जहाँ पे टोटल सम ऑफ ऑल द अलजेब्रिक करंट्स एंटरिंग द नोड आर इक्वल टू द करंट्स लीविंग द नोड। तो अगर इस V1 V2 और इस वाली ब्रांच को मैं पूरी एक नोड कंसिडर कर लूँ या एक सरफेस कंसिडर कर लूँ और यहाँ पे केसीएल लगाऊं, तो ये क्या आएगा, इसमें देखें 6 मिली एम्पेयर एंटर हो रहा है और I1 I2 और 4 मिली एम्पेयर इसमें से निकल रहे हैं। और इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ये आपका आ जाएगा -6 प्लस V1/6 प्लस V2/12 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये बेसिकली जो -6 × 10⁻³ है, ये 6 मिली एम्पेयर है और ये इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे था, क्योंकि करंट एंटर हो रहा है, इसको ये उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया। और बाकी जो तीन करंट हैं V1 V2 और 4, ये तीनों करंट्स इस सुपर नोड में से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई V1 और V2 की फॉर्म में। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन कौन सी है नजीब, ये वाली जो पहले ही हमारे पास मौजूद है, V1 - V2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। इन दोनों को जब साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V1 आ जाएगा 10 और V2 आ जाएगा 4 वोल्ट्स। ठीक है, और V1 और V2 अगर हमारे पास आ जाते हैं तो हम I1 और I2 कैसे निकालेंगे नजीब, क्या ख्याल है? ओहम्स लॉ से सर। ओम्स लॉ से, बिल्कुल। यानी कि V1 डिवाइडेड बाय 6 इज I1 एंड V2 डिवाइडेड बाय 12 इज I2। जब आपके पास करंट आ जाएगा ना I1 और I2, तो फिर यहाँ पे आप इस सुपर नोड के ऊपर जब KCL लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वैलिड है। फॉर एग्जांपल इस KCL में, इस सुपर नोड में ये करंट एंटर कितना हो रहा है, 6 मिली एम्पेयर। 6 मिली एम्पेयर। तो 4 मिली एम्पेयर तो यहाँ निकल रहा है बाहर, ये तो हमें पता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बाकी 6 में से 4 निकल गया तो पीछे बच गया 2। वो जो 2 मिली एम्पेयर है ना, वो ये I1 और I2 का सम होना चाहिए। और आप देख लें, अगर I1 और I2 को आप ऐड करें 5/3 + 1/3, ये क्या बनता है 6/3, और 6/3 इज 2 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो 2 मिली एम्पेयर यहाँ पे आ गया, 4 इधर आ गया, तो इसका मतलब है कि KCL जो है वो आपका सेटिस्फाइड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ रहा है एक और चीज़ है, रिकॉल दैट वी डू नॉट अप्लाई KCL एट एनी नोड इवन द रेफरेंस नोड दैट कंटेन्स द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, एंड दिस आइडिया कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द सर्किट इन द नेक्स्ट एग्जांपल। अगली एग्जांपल भी देख लें जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक ये सर्किट है, इसमें हम लोगों ने आई नॉट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे आखिरी बात पिछले एग्जांपल में ये क्या कह रहा है, recall that we do not apply KCL at any node even the reference node that contains an independent voltage source। जिस नोड के ऊपर हमारे पास अगर एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वहाँ पे हम KCL नहीं अप्लाई करते। ठीक है, और इसको समझाने के लिए उसने ये एक सर्किट आपको एग्जांपल के तौर पे दिया है। वो ये बता रहा है कि यहाँ पे, अच्छा नजीब एक तो मुझे ये बताएं कि इस सर्किट में टोटल नोड्स कितनी है? तो ये जो फिगर 3.13 है इसमें, सॉरी, तो ये जो भी आपने सामने फिगर ओपन किया हुआ है इसमें पूछ रहे हैं।
जी 3.13। टोटल 4 सर, 4 हैं टोटल, एक रेफरेंस नोड है, 3 हाँ टोटल 5 हैं। टोटल एक 5 है, एक रेफरेंस है और 4 जो है वो बाकी अननोन। 4 रहेगी। अब इस बाकी 4 में से आपको सर्किट डायग्राम देखिए, आप कौन सी दो की वैल्यू बता सकते हैं? सर V2 और V4 की। वेरी गुड। V2 और V4 पता लग गए। और V1 और V3 में जो रिलेशन है वो भी आप देख के बता सकते हैं कि V1 जी और सर। V3 में रिलेशन क्या है। सर इसमें से हम V1 माइनस V3 करेंगे इक्वल टू 12 रख देंगे। हाँ, या फिर V1 इज इक्वल टू V3 प्लस 12 वोल्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस नोड। ठीक है, जो V1 है अगर वो हमने फाइंड करना है तो V3 हम फाइंड करेंगे और उसमें 12 वोल्ट्स मजीद ऐड कर देंगे, या इस तरह लिखते हैं V1 माइनस V3 इज 12 वोल्ट्स, ये भी ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, V1 माइनस V3 इज 12, ये तो मैंने हाईलाइट की है। और V2 और V4 की ये दो वैल्यूज मुझे पता है, V2 इज इक्वल टू -6 वोल्ट्स एंड V4 इज इक्वल टू प्लस 12 वोल्ट्स। तो बेसिकली 3 इक्वेशंस आ गई ना मेरे पास। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन और चाहिए, और अगर वो मेरे पास आ जाती है तो हम V2 V1 V2 V3 और V4 ये चारों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब वो क्या कह रहा है कि आपकी V3, अब ये V1 और V3 इसके दरमियान ये क्या है, 12 वोल्ट्स की ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगी हुई है, तो उसने इसको क्या बना दिया, सुपर नोड। क्योंकि हम इन दोनों के दरमियान जो करंट फ्लो कर रहा है उसको और कोई तरीकाकार नहीं है यहाँ पे डिटरमिन करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो ओवल में आपको सुपर नोड बनी हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे KCL लगाते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। ये जो इतनी बड़ी खौफनाक सी इक्वेशन आ रही है ये आती है, ये वाली, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब आप सब लोग एक पेपर के ऊपर इसको लिखें और देखें कि ये कैसी आई है। 2-3 मिनट लें, इस पे गौर फिक्र करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने अभी बता दी तो फिर आप लोग अपने तौर पे इस पे वर्किंग नहीं करेंगे। आप देखें कि ये इक्वेशन किस तरह आई है, ये जो मैंने हाईलाइट की है। नजीब, ये हाईलाइटेड इक्वेशन नज़र आ रही है ना, एट दिस सुपर नोड। जी सर। ये ज़रा पेपर और पेंसिल पकड़ें और सब लोग उस पर ड्रॉ करें और देखें कि ये कैसे आ रही है। तो बेसिकली आप यहाँ पे अगर देखें कि V3 प्लस 12 माइनस माइनस 6 इज डिवाइडेड बाई 12 के, ये कौन सा वोल्टेज है? ये बेसिकली V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 के है। ये जो पहली टर्म है ना जीब इस इक्वेशन की, ये वाली, ये तो मैंने हाईलाइट की है, ये कैसे आई है? ये आई है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 के। V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2 के।
अब V2 जो है वो क्या है, -6 है, और जो V1 है वो है V3 + 12 यहाँ से, ठीक है। V1 इज V3 + 12, तो V3 + 12 हमने V1 की जगह पुट किया है सर, इसमें ये 6 ऐड किया और उसको 2 के से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा ये वाला करंट, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो V3 + 12 है और इसमें -12 के डिवाइडेड बाय 2 के, ये कौन सा करंट है, ये आपका ये वाला करंट है जो आपके यहाँ पे फ्लो कर रहा है इस 2K में से, यानी कि V1, ये V1 है ना, V1 - V4 डिवाइडेड बाय 2K। अब इसमें V4 जो है वो क्या है, वो आपको 12 वोल्ट्स की ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और जो V1 है वो V3 + 12 वोल्ट्स है और डिवाइडेड बाय 2K। और ये जो तीसरी टर्म है ये क्या है, ये वाला करंट है जो V3 और V2 के दरमियान फ्लो कर रहा है, तो ये आ जाएगा V3 - V2 डिवाइडेड बाय 1K। अब जो आपके पास V2 है वो क्या है, -6, वो आपके पास -6 है। -6 है। एक मिनट, यहाँ पे अजान हो रही है, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अच्छा, तो नजीब ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है V3 -6 डिवाइडेड बाय 1K, ये किस तरह आई है, ये आपका ये करंट है जो इस 1K रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है। नजीब मेरी आवाज़ आ रही है आपको, जी जी सर। V3 -6 डिवाइडेड बाय 1K, तो ये वाला करंट है जो इस V3 से इस V2 के तरफ फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय 1K। अच्छा, उसके बाद ये जो V3 -12 डिवाइडेड बाय 1K है, ये कौन सा करंट है, ये वो करंट है जो इधर करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, और आखिर में V3 डिवाइडेड बाय 2K, ये वो करंट है जो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये जो सारी इक्वेशन है, तो इसने ये एज्यूम किया हुआ है कि ये सारे के सारे करंट जो हैं ये इस सुपर नोड से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। एक करंट यहाँ निकल रहा है, दूसरा करंट यहाँ निकल रहा है, तीसरा, चौथा और पांचवा करंट ऊपर से बाहर निकल रहा है। तो बेसिकली ये 5 टर्म्स हैं, एक फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म, ये 5 करंट्स हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये V3 की फॉर्म में है। अननोन वेरिएबल क्या है, इसमें सिर्फ V3 एक है सर। अननोन वेरिएबल है और वो है V3, ठीक है। तो इसको हम V3 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, V3 = -6/7, ठीक है। और I0 जब हम लोगों ने फाइंड करना है तो ये है V3 डिवाइडेड बाय 2K, तो -6/7 डिवाइडेड बाय 2K इज -3/7 मिली एम्पेयर। ये -3/7 मिली एम्पेयर का मतलब क्या है, तो ये करंट की डायरेक्शन जो ये नज़र आ रही है हमें, ये एक्चुअली ये नहीं है, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है।
तो यहाँ पे इस तरह के सर्किट्स को फिर आपने इस तरह अप्रोच करना है और इस तरह सॉल्व करना है। अजी समझ आ गया, आजकल इतना ही काफी। अभी टाइम तो ख़त्म ही हुआ, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पहले इतनी ब्रेक्स बीच में आई हैं और हम लोगों ने इतना लेट इसको शुरू किया है। ये एक एग्जांपल और है, अजी बल्कि दो। आगे ईद भी आ रही है, फिर एक वीक में इतना कवर नहीं होगा। कोई ऐसी बात नहीं, ईद की छुट्टियां भी तो आ रही हैं कितनी ज़्यादा, वो भी तो देखें। नहीं सर, ये 3-4 छुट्टियां नहीं है मैक्सिमम, इतना ही काफी है सर आज। नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्योंकि आज हम लोगों ने लेट पढ़ना शुरू किया है। इसको ज़रा देख लें। अजी हमारी स्पीड उतनी है, इतना ही कवर होगा। नहीं नहीं, स्पीड हमारी इससे बहुत बेहतर है। अभी हम फिजिकली होते तो अभी हम काफ़ी आगे तक पढ़ चुके होते। अच्छा चलें, देखते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, 5-10 मिनट और पढ़ लेते हैं, फिर ऑफ कर लेते हैं। मेरा तो ख्याल था कि शायद 1:15 तक हम लोग कम से कम पढ़ें। अच्छा, आगे आपके करंट में आ रही हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज। अब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हम लोगों ने जिसने चैप्टर 2 में पढ़ा है वो क्या होती है? ये आपका एक डायमंड बना होता है, जिस तरह आप ये एक डायमंड जो है ना, ये बॉक्स या स्क्वायर कह लें इसको, ये बना होगा आपका यहाँ पे। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एल्गोरिथम्स होते हैं और जो आप अपना उसकी लॉजिक बनाते हैं, उसमें ये कहाँ पे यूज़ होता है? डिसीजन मेकिंग में, जहाँ कहीं आपकी इफ एल्स कंडीशन आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के तौर पे है और ये है 2K IX। IX जो है ये वाला करंट है। अच्छा, इस सर्किट में कितनी नोड्स हैं? 3। एक आपकी रेफरेंस नोड आपने ग्राउंड कर दी, तो बाकी कितनी रहेगी हमारे पास? V1 और V2। तो हमें 2 लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए। अच्छा जी, एक हमारी जो है वो इक्वेशन आ गई VI इज इक्वल टू 2K IX, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन अगर हम नोड 2 पे लगाएं KCL, तो ये आता है V2 माइनस V1 इज डिवाइडेड बाई 2K प्लस V2 बाय 1K इज इक्वल टू ये 4 मिली एम्पेयर वाला करंट। ये जो 4 मिली एम्पेयर वाला करंट है, ये पहले आपके इधर राइट हैंड साइड पे था और लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि IX जो है वो V2 डिवाइडेड बाय 1K है। अब इसमें V2 माइनस 0 डिवाइड बाय 1K है, लेकिन 0 रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक हो गया। अब इन दो इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, इन दो इक्वेशंस को, तो ये आपका आंसर आ जाता है I नॉट इज इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2K और I नॉट आपका आ जाता है 4 मिली एम्पेयर। अब बेसिकली इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास V2 और V1 दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास V1 और V2 दोनों आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने ये ज्यूम किया हुआ है आई नॉट की डायरेक्शन क्या ज्यूम की हुई है कि V1 से ये V2 की तरफ फ्लो कर रहा है। तो V1 जी इज सर। 16 वोल्ट्स एंड V2 इज 8 वोल्ट्स, ठीक है। तो V1 माइनस V2 इज 4 मिली एम्पेयर। ये यहाँ पे हिस्सा ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास नोडल वोल्टेजेस कितनी हैं, उसमें से नोन हमारे पास इक्वेशंस कितनी हैं और अननोन इक्वेशंस कितनी हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी तरह हम देखते हैं। इसमें आप देखें कि हमारे पास जो सर्किट है ये आपका इसमें कितनी हमारे पास नोड्स हैं? इसमें 4 नोड्स हैं और एक नोड हमारी रेफरेंस नोड होगी, बाकी बच गई 3, V1 V2 और V3। अब इसमें एक ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगी हुई है V1 और V2 के दरमियान और इसको ये कह रहा है 2Vx, ठीक है। और ये आई नॉट करंट है, ये आई नॉट करंट हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कंस्ट्रेंट, अच्छा अब ये जब दो नोड्स के दरमियान ये आपका एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आ जाता है, तो इसको हम अभी पीछे क्या पढ़ के आए हैं? इस तरह की नोड को हम क्या कहते हैं नजीब? सुपर नोट सर। हाँ, सुपर नोड। ये देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया। तो सुपर नोड जो है इसकी एक इक्वेशन होती है, इसे कहते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कंस्ट्रेंट इक्वेशन, और वो यहाँ पे क्या है? V1 माइनस V2 इज 2Vx। ये देखें, V1 माइनस V2 इज 2Vx, या फिर V1 इज इक्वल टू V2
प्लस 2vx, जिस तरह भी आप इसको लिख लें। यहाँ पे आप लूप लगा लें ना, पहले वाले केवीएल लगा लें इस पहले वाले लूप में। तो v1 माइनस वी टू इज़ 2vx, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि आप अगर इसको सॉल्व करते हैं v1, अच्छा केसीएल लगाते हैं आप सुपर नोड पे, जो ये वाला एक नोड है v1 और v2 वाला। तो यहाँ पे हमारे कितने ब्रांचेस आ जा रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो ये 4 टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पे देख लें ये 4 टर्म्स ही हैं। पहले उसने लिखा हुआ है v1 माइनस वी थ्री डिवाइडेड बाई 6, एक करंट ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, दूसरा करंट v1 डिवाइडेड बाई 12 है, तीसरा करंट v2 डिवाइडेड बाई 6 है जो इस ब्रांच में से निकल रहा है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, और चौथा करंट है v2 माइनस वी थ्री इज डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। और साथ कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो ये है ही। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठे सॉल्व करें और इकट्ठे, अच्छा एक इक्वेशन हमारे पास ये भी है नजीब, v3 इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स, ये देखें यहाँ पे 6 वोल्ट्स डायरेक्टली लगा हुआ है, ठीक है। तो ये v1 v2 और v3 के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को, तो हमारे पास v1 आ जाता है 9/2 वोल्ट्स, और i2 है v1 डिवाइडेड बाई 12, और ये आ जाता है आपका 3/8 मिली एम्पेयर्स। तो इस तरह आपने इसको कैलकुलेट करना है और इसको फाइंड करना है। अब ये एग्जाम्पल जो 3.10 है ये आप खुद कर लीजिएगा, पेज 142 पे जो है, और इसमें भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसमें भी सिर्फ ये कर रहा है कि आपके विद इन द सुपर नोड दैट इज डिफाइनिंग इक्वेशन इज v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 2vx। अच्छा नजीब, ये जो आपका सर्किट है इसमें कितनी नोड्स हैं? इसमें देखें 1 2 3 4 और 5, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये आप लोगों ने खुद यहाँ पे डिफाइन करना है कि कितनी नोड्स हैं। यहाँ पे नोड आपको बनानी पड़ेगी। ये v4 जो है यहाँ पे एक नोड आपको बनानी पड़ेगी, मेरा ख्याल है इसने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इसमें आपके पास 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं, एक कंट्रोल सोर्स है और 2 इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज हैं। नजीब आपने मुझे याद करवाना है, एग्जांपल 3.10 से हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे, लेकिन इसको एक दफ़ा आपने पढ़ के आना है। ये भी सुपर ठीक है नोड सर। वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने के लिए ना आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इस वजह से ठीक है मैं सर। अभी ये नहीं समझा रहा। पेज नंबर 142 तक हमने पढ़ लिया है, इस तक जितनी भी एग्जांपल्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने सॉल्व करनी है, और अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम आपके एग्जांपल 3.10 से शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, चलें जी, इंशाल्लाह। मस्जिद से कफ़ारे की दुआ पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। नजीब अटेंडेंस मुझे भेज दीजिएगा आप। ठीक है सर। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम। बड़ी मेहरबानी सर, जान छाड़ देते। भाई संडे की इतनी लेट क्लास शुरू की है और ऊपर से और कोई क्लास हुई भी नहीं, मूड तो बिल्कुल भी नहीं था क्लास लेने का। जल्दी अटेंडेंस लगा जाए। नजीब भाई, बड़ा अफसोस हुआ सर को, आपका नाम याद हो गया, बार बार किसी और क्लास का नाम ही नहीं आ रहा था। नजीब भाई, नजीब याद है? नजीब